हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक इज ए कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर इज ए एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? कोई भी आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लॉक हो जाना एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। कोई प्लक बन जाता है, अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। नंबर टू इज ए मॉडिफिएबल कोज हो सकते हैं। मॉडिफिएबल कोज हो सकते हैं। मॉडिफिएबल कोज में क्या आता है? मॉडिफिएबल कोज में आता है लाइक ए डायबिटीज़, यानी पेशेंट को डायबिटीज़ हो लंबे समय से, या फिर हो सकता है पेशेंट स्मोकिंग कर रहा हो, या फिर क्या हो सकता है हाइपरटेंशन हो पेशेंट को, या फिर डिसलिपिडीमिया। इन सारी चीज़ों से यदि किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, ये मॉडिफिएबल कोज में आता है। नंबर थर्ड इज ए नॉन मॉडिफिएबल कोज। नॉन मॉडिफिएबल कोज कौन से होते हैं? नॉन मॉडिफिएबल कोज में आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट एज, जो कि अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो सकते हैं, और मेल में ज़्यादा होता है देन फीमेल में होता है। और फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोज होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें क्लिनिकल फीचर क्या आते हैं, पेशेंट में क्या क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर ये होते हैं कि पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन क्या होता है? चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर, और लेफ्ट स्केपुला। ये जो पेन होता है वो रेडिएट करता है, लेफ्ट आर्म में जा सकता है, लेफ्ट शोल्डर में होता है, और लेफ्ट स्केपुला में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलता है इन पेशेंट में? लेवाइन साइन देखने को मिलता है, लेवाइन साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिल सकता है इन पेशेंट में? पल्पिटेशन, पेशेंट में स्वेटिंग हो सकती है, और पेशेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्पीनिया, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है। ये पेशेंट में सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। अब पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करते हैं? तो सबसे पहले इनिशियली इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इन पेशेंट में ईसीजी करते हैं। ईसीजी पे हमें क्या देखने को मिलता है? ईसीजी में हमें देखने को मिलता है एसटी एलिवेशन। एसटी एलिवेशन इन पेशेंट की ईसीजी में हमें देखने को मिलता है। बट इम्पोर्टेंट
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन पेशेंट में क्या रहता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज होता है एंजियोग्राफी, क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी की पैथोलॉजी होती है। जहाँ पे किसी वेजल्स की पैथोलॉजी होती है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंजियोग्राफी रहता है। एंजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट में हमें क्या देखना पड़ता है? कार्डियक एंजाइम क्या कहते हैं वो देखना होता है। कार्डियक एंजाइम, कार्डियक एंजाइम इज ए बेस्ट मार्कर होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। तो नंबर 1 कौन सा कार्डियक एंजाइम हमें देखने को मिलता है? बेस्ट कार्डियक मार्कर क्या होता है? बेस्ट कार्डियक एंजाइम मार्कर होता है वो होता है ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई, उसके बाद होता है ट्रोपोनिन टी, ट्रोप टी, देन होता है सीपीके एमबी। ये बेस्ट मार्कर होते हैं 3। और उसके बाद हमें देखना है तो होता है मायोग्लोबिन। नेक्स्ट इज मायोग्लोबिन। ठीक है जी। अब इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, कौन सा मार्कर कब इंक्रीज होता है? तो बेस्ट होता है वो होता है ट्रोपोनिन आई इज ए बेस्ट मार्कर होता है। और ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी ये इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन 2 to 4 आवर लेटर, पैथोलॉजी स्टार्ट होने के बाद। सीपीके एमबी होता है, ये कब स्टार्ट होता है इंक्रीज होना? ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता है 4 to 12 आवर। और मायोग्लोबिन जो कि इंक्रीज होता है ये अर्ली और पूरेस्ट मार्कर होता है, यानी बेड मार्कर बोल सकते हैं। इसका ज़्यादा रोल नहीं होता है, बट ये इंक्रीज होता है विद इन 30 मिनट। ठीक है जी। अर्लीस्ट टू राइज, अब इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले कौन सा मार्कर राइज होता है? अर्लीस्ट टू राइज, अर्लीस्ट टू राइज होता है वो होता है एल्ब्यूमिन, देन होता है हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। लास्ट टू राइज कौन सा होता है? लास्ट टू राइज लास्ट टू राइज होता है एलडीएच। नॉर्मल पर्सन में LDH2 ज़्यादा होता है और LDH1 कम होता है। बट MI के पेशेंट में LDH1 ज़्यादा होता है
देन LDH2 ज़्यादा होता है। ठीक है जी। अब बारी आती है मैनेजमेंट की। इन पेशेंट को कैसे हम मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट में हम इन पेशेंट को मोना देते हैं। ये निमोनिक है, मोना। M4 हो गया मॉर्फिन। O4 हो गया ऑक्सीजन। N4 हो गया नाइट्रेट्स। और F4 हो गया एस्प्रिन। ठीक है। मॉर्फिन का क्या फंक्शन होता है। मॉर्फिन क्या करती है बॉडी में। मॉर्फिन का काम होता है, ये पेन को कम करती है, डिक्रीज पेन करती है। और क्या करती है, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड को कम करती है। ये डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड को भी ये मॉर्फिन कम करता है। नाइट्रेट्स क्या होता है। नाइट्रेट्स इज ए वेजोडाइलेटर। ये ब्लड वेजल्स को बड़ा कर देगा, वेजोडाइलेटर होता है। और एस्प्रिन इज ए एंटीकोगुलेंट होती है, जो कि थ्रोम्बस को नहीं बनने देती है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे हम बीटा ब्लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं पेशेंट में। वो कौन सा बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल में की प्रॉपर्टी क्या होती है। मेटोप्रोलोल की प्रॉपर्टी होती है, ये डिक्रीज करती है हार्ट रेट को। और ये क्या करती है, डिक्रीज करती है ऑक्सीजन डिमांड को भी, ये डिक्रीज करती है। और ये क्या डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है इन्फेक्शन को। यदि इन सब से कंट्रोल नहीं होता है, इफ नॉट रिलीफ, इफ नॉट रिलीफ, यदि पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है तो हम क्या करते हैं, PCI करते हैं। PCI क्या होता है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन हम पेशेंट में करते हैं। ठीक है। अब PCI करने का प्रोसीजर होता है। PCI हम कैसे कर सकते हैं। PCI होता है वो कैथ लैब में किया जाता है। PCI कहाँ पे किया जाता है, कैथ लैब में किया जाता है। तो PCI करने का प्रोसीजर क्या होता है, इफ कैथ लैब प्रेजेंट, यदि कैथ लैब प्रेजेंट है तो आप PCI कर सकते हो। तो डन PCI। विथ इन 90 मिनट, विथ इन 90 मिनट, 90 मिनट में हमें PCI करना होता है। ठीक है। 90 मिनट क्या होता है, 90 मिनट इज ए डोर टू डिवाइस टाइम, डोर टू डिवाइस टाइम। यानी पेशेंट के आने से लेके, पेशेंट जैसे ही हमारे कैथ लैब में इंटर हुआ, वहाँ से लेके जब तक हम PCI का डिवाइस लगाते हैं, ये 90 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और नंबर 2, डोर टू बलून टाइम भी कितना होता है, 90 मिनट। डोर टू बलून टाइम इज 90 मिनट। अब यदि कैथ लैब प्रेजेंट ना हो तब हम क्या करेंगे, इफ कैथ लैब अब्सेंट हो, इफ कैथ लैब प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास कैथ लैब अवेलेबल नहीं है,
उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैथ लैब एब्सेंट हो तब हमें क्या करना है, पेशेंट को रेफर करना है नियरेस्ट कैथ लैब में। रेफर टू नियरेस्ट कैथ लैब। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि नियर में कोई कैथ लैब ना प्रेजेंट हो तब हमें क्या करना है। इफ नो नियर कैथ लैब, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, थ्रोम्बोलाइसिस करना है। क्या करना है, थ्रोम्बोलाइसिस करना है। पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस करना है, जो थ्रोम्बस बना था उसको तोड़ना है। थ्रोम्बोलाइसिस करने के लिए हमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज करने होते हैं। वो कौन कौन से एजेंट होते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स एजेंट, उनका निमोनिक है SURAT, सूरत। S फॉर स्ट्रेप्टोकाइनेज, S फॉर स्ट्रेप्टोकाइनेज। U फॉर यूरोकाइनेज, R फॉर रेल्टेप्लेज और F फॉर एल्टेप्लेज और लास्ट फॉर T फॉर टेंटाब्लेज। ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं जिनसे हम थ्रोम्बस जो बन जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्लग जो बन जाता है, उसको हम लाइसिस करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं इन एजेंट से। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। साइड इफ़ेक्ट इज ए इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग करवा सकते हैं, ये इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग करवाते हैं, ये इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग करवा सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि यदि सिंगल ब्लड वेजल्स में ब्लॉक है तब हमें क्या करना है, और मल्टीपल ब्लड वेजल्स में ब्लॉक हो तब हमें क्या करना होता है। तो नंबर 1, इफ सिंगल ब्लड वेजल्स ब्लॉक, तो हमें क्या करना है, डन करना है PCI। PCI हमें करना होता है। और यदि मल्टीपल ब्लड वेजल्स ब्लॉक हो तब क्या करना है, इफ ट्रिपल या फिर मल्टीपल ब्लड वेजल्स ब्लॉक हो तब हमें क्या करना है, तब हमें CABG करना है, कोरोनरी आर्टरी ब्लीडिंग ग्राफ्टिंग करना है, हमें CABG करना है। इसमें कौन कौन सी कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है ट्रिपल में। नंबर 1 इज ए ट्रिपल आर्टरी कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 राइट कोरोनरी आर्टरी, नंबर 2 में क्या कौन सी होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, नंबर 3 इज ए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक
ठीक है। अब ये आर्टरी कौन सी होती है, हम इसका आर्च ऑफ एओर्टा पर इसका एक कट सेक्शन देख लेते हैं। लाइक ये हमारा हार्ट है, और ये जैसे कि आर्च ऑफ एओर्टा है। आर्च ऑफ एओर्टा का मैं यहाँ से कट सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको देखो आप, ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया लेफ़्ट साइड, और ये होगी राइट साइड, ठीक है। तो नंबर 1, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टीरियो राइट एओर्टिक साइनस। पोस्टीरियर राइट एओर्टिक साइनस। इसको क्या बोलेंगे, नंबर 2 को इसको बोलेंगे पोस्टीरियो लेटरल, लेफ्ट या लेटरल एओर्टिक साइनस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीरियर एओर्टिक साइनस। अब इनमें से कौन कौन सी आर्टरी पास होती है वो देखो। यहाँ से जो आर्टरी पास हो रही है, इस आर्टरी का नाम है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इससे 2 ब्रांचें निकलती है। ये कौन कौन सी ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम है, इस ब्रांच का नाम क्या है, इस ब्रांच का हमने नाम दे दिया लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। और इस ब्रांच का हमने नाम क्या दिया है, इस ब्रांच का नाम दिया है हमने लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और जो एंटीरियर एओर्टिक साइनस होता है, यहाँ से कौन सी आर्टरी निकलती है, यहाँ से आर्टरी निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इन पेशेंट में हम ग्राफ्ट कैसे करते हैं, ग्राफ्ट में कहाँ से हम ग्राफ्ट लेते हैं और यूज करते हैं। ग्राफ्ट, हम ग्राफ्ट के लिए कौन सी आर्टरी का यूज करते हैं, नंबर 1 हम यूज करते हैं इंटरनल मेमिलरी आर्टरी। और हम कौन सी आर्टरी यूज कर सकते हैं, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और कौन सी आर्टरी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, स्पेनियस आर्टरी वेन, सॉरी। बेस्ट कौन सी होती है, सबसे बेस्ट होती है ये, वो बेस्ट इज ए इंटरनल मेमिलरी आर्टरी, ठीक है गाइस। ये कोरोनरी आर्टरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो कि नीट पीजी एंड एफएमजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन एवरी एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू।